the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, यूरुग्वाइन एयरफोर्स फ्लाइट 571 जिसे एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ एंडीज भी कहा जाता है, एक इंतहाई मशहूर और दर्दनाक हादसा है। 12 अक्टूबर 1972 को एक छोटे से चार्टर्ड हवाई जहाज ने यूरुग्वाई से उड़ान भरी। इस हवाई जहाज का रुख चिली के कैपिटल सैंटियागो की तरफ था। इस हवाई जहाज में 40 मुसाफिर और 5 जहाज के अमले के अरकान टोटल 45 अफराद सफर कर रहे थे। जहाज में एक रग्बी टीम, इनके दोस्त और खानदान के अफराद शामिल थे। यूरुग्वाई से सैंटियागो चिली का सफर सिर्फ 3 घंटे का है। हवाई जहाज एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर सफर कर रहा था। एंडीज माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में मौजूद सबसे लंबे पहाड़ी सिलसिले को कहा जाता है, जिसकी लंबाई 8,900 किलोमीटर है। जब जहाज इन माउंटेन्स के ऊपर से सफर कर रहा था तो इन पहाड़ी सिलसिलों में खौफनाक किस्म का तूफान आ गया। पायलट्स ने बहुत कोशिश की कि वो नेविगेशन के बताए हुए पाथ पर जहाज को चला सकें, लेकिन इसमें नाकामी के बाद पायलट्स ने फैसला किया कि हम रास्ते में जहाज को कहीं लैंड करवाएंगे और फिर अगले दिन अपने सफर को जारी करेंगे। जहाज को अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करवाया गया और अगले दिन 13 अक्टूबर को मौसम साफ होने पर दोबारा जहाज 2:13 पर अपने सफर पर रवाना हुआ। जैसे ही ये जहाज एंडीज माउंटेन रेंज की हदूद में दाखिल हुआ, मौसम फिर से खराब हो गया और जहाज को बादलों ने घेर लिया। सैंटियागो शहर चारों तरफ से पहाड़ियों में घिरा हुआ है। हवाई जहाज सैंटियागो के करीब पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी पहाड़ों के ऊपर प्रवास कर रहा था। पायलट्स ने जहाज की ऊंचाई को कम करना शुरू कर दिया। जैसे ही जहाज पहाड़ों के करीब आया तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। बादलों की वजह से पायलट्स को कुछ नजर नहीं आ रहा था। हवाई जहाज के वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो चुके थे। पायलट्स को कुछ समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। जैसे ही हवाई जहाज बादलों में से निकला तो पायलट्स ने देखा कि इनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। पायलट्स ने जहाज को फौरी तौर पर ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया। इस जहाज का ग्राउंड अलार्म भी बजना शुरू हो गया था। पायलट्स ने बड़ी कोशिश की जहाज को बुलंदी पर ले जाने की ताकि वो पहाड़ के ऊपर से गुजर सकें, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी और जैसे ही जहाज इस पहाड़ की चोटी पर से गुजरा, इसका पिछला हिस्सा चोटी से टकरा गया। हवाई जहाज का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और पिछले हिस्से में लगी हुई 2 सीटें और 3 मुसाफिर जहाज से बाहर गिर गए। जैसे ही जहाज की ऊंचाई कम हुई तो जहाज का लेफ्ट विंग भी एक और पहाड़ी से टकरा गया। इस टकराव की वजह से कुछ और पैसेंजर हवाई जहाज से बाहर गिर गए। अब हवाई जहाज का दरमियान वाला हिस्सा, जिसमें बचे हुए मुसाफिर बैठे थे, बड़ी तेजी से ग्लेशियर पर क्रैश लैंडिंग कर गया और क्रैश लैंडिंग के बाद फिसलता हुआ 700 मीटर नीचे आकर रुक गया। हवाई जहाज के क्रैश होने की वजह से दोनों पायलट्स मौके पर ही दम तोड़ गए थे, क्योंकि जहाज का कॉकपिट भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। जहाज की सीटें उखड़ चुकी थीं। जहाज में बचे कुछ मुसाफिर जख्मी थे। जख्मी मुसाफिर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। हवाई जहाज एंडीज माउंटेन्स रेंज के एक पहाड़ पर 3,570 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद था। हैरानगी की बात यह है कि 45 मुसाफिरों में से 33 मुसाफिर अभी भी जिंदा थे। इनमें से बहुत से लोग जख्मी थे और कोई नहीं जानता था कि वो कहां पर है। हवाई जहाज मौसम खराब होने की वजह से अपने रूट से 80 किलोमीटर दूर तक भटक चुका था। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों ने बर्फानी और शदीद मौसम में अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन बच जाने वाले लोगों का इम्तिहान तो अभी शुरू ही हुआ था। दोस्तों, इस वक्त ये बचे हुए मुसाफिर अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि इनको जिंदा रहने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और ना आप लोग अंदाजा लगा सकते हो इन मुश्किलात का जो इन बच जाने वाले लोगों ने फेस की। इन मुसाफिरों में 2 मेडिकल के स्टूडेंट भी मौजूद थे जो कि पूरी तरह अपने होशोवास में थे। पहले 19 साल के रोबर्टो कनेसा और दूसरे 20 साल के गुस्तावो जर्बिनो, वो दोनों जख्मियों की मदद में लग गए। जहाज के लापता होने के 1 घंटे के अंदर ही
द चिलियन एयर एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन भेजा गया और एक सर्च ऑपरेशन इंडेक्ट किया गया। इस ऑपरेशन में 4 हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। इन 4 हेलीकॉप्टर्स ने क्रैश साइट को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनको कोई सुराग नहीं मिल सका। बदकिस्मती की बात यह थी कि जहाज सफेद रंग का था और जहां पर ये गिरकर तबाह हुआ था वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। इसी वजह से हेलीकॉप्टर्स के जरिए इनको ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू हुए 8 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब अंधेरा छाने लगा था। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर ये ख्याल कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरह ये रात ठंड में सरवाइव कर लें, कल कोई ना कोई आकर इनको रेस्क्यू कर ही लेगा। लेकिन शदीद सर्द मौसम और बर्फानी हवाओं की वजह से 5 मुसाफिर इसी रात दम तोड़ गए। अगले दिन 14 अक्टूबर 1972 को यूरुग्वाई, अर्जेंटीना और चिली के हुकाम ने एक और सर्च ऑपरेशन इंडेक्ट किया। इस सर्च ऑपरेशन में बहुत से हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाजों ने हिस्सा लिया और मुमकिन क्रैश साइट के ऊपर से परवाजें की, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी इन मुसाफिरों को न देख सका। इस तलाश में एक और दिन गुजर गया। जिंदा बच जाने वाले लोगों ने बर्फ को पिघलाकर पानी का इंतजाम किया। इनके पास खाने के लिए बहुत ही कम चीजें मौजूद थी, क्योंकि जहाज का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका था, इसलिए इनके पास सर्द मौसम से बचने के लिए भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं था। खुराक की कमी की वजह से बच जाने वाले लोगों ने बहुत मुश्किल फैसले किए। इनमें सबसे मुश्किल फैसला ये था कि वो अपने मुर्दा साथियों का गोश्त खाकर जिंदा रहेंगे। दोस्तों, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कोई अपने दोस्तों या रिश्तेदारों का गोश्त खाकर भी जिंदा रह सकता है? ये इंतहाई मुश्किल और दिल दहला देने वाला फैसला था। जहाज को क्रैश हुए 4 दिन गुजर चुके थे और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी था, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। 8 दिन ये ऑपरेशन जारी रहा और आखिरकार रेस्क्यू टीम्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए। 21 अक्टूबर 1972 को ये मानकर इस ऑपरेशन को टर्मिनेट कर दिया गया कि इतने दिन गुजरने के बाद बहुत मुश्किल है कि कोई जिंदा बचा हो। दूसरी तरफ हवाई जहाज में जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात कम नहीं हुई और 19 अक्टूबर को एक एविलांच पहाड़ की चोटी से इन पर आन गिरा, जिससे मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। लेकिन अभी भी इन बच जाने वाले मुसाफिरों के लिए और बहुत सी मुश्किलात बाकी थी। 11 दिसंबर 1972 जहाज क्रैश होने के 59 दिन बाद एक और एविलांच इन लोगों की क्रैश साइट पर आन पड़ा, जिसकी वजह से 3 और मुसाफिर अपनी जान की बाजी हार गए। अब सिर्फ 16 मुसाफिर बच गए थे। बच जाने वाले मुसाफिर अब तक ये रियलाइज कर चुके थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन टर्मिनेट हो चुका है और अब इनको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इनको अपनी जान बचाने के लिए खुद ही हिम्मत करना पड़ेगी। बच जाने वाले मुसाफिरों में 3 लोग, कनेसा, प्राडो और विजिंगटन, अभी भी अच्छी हालत में थे। सब लोग मिलकर फैसला करते हैं कि यही तीनों मदद ढूंढने जाएंगे। इन तीनों ने बड़ी बहादुरी के साथ वेस्ट की जानब चढ़ाई करना शुरू कर दी। वेस्ट की तरफ चढ़ाई करने का मतलब था कि पहले ये तीनों पहाड़ की चोटी पर चढ़ेंगे ताकि इन्हें वहां से दूसरी तरफ साफ नजर आ सके। इस तरह इनको मदद मिलने के ज्यादा इम्कानात थे। इन तीनों का ख्याल था कि 3 दिन में ये लोग इस पहाड़ की चोटी को क्रॉस कर लेंगे, इसलिए इन्होंने 3 दिन का ही खाने पीने का सामान अपने साथ रखा था। 3 दिन मुसलसल चढ़ाई करने के बाद जब ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो ये देखकर बहुत मायूस हुए कि जिस रास्ते पर ये चढ़ रहे थे वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। इस रास्ते में बहुत सी मजीद पहाड़ी चोटियां इनके सामने थीं। यहाँ खाने की कमी की वजह से इन तीनों ने फैसला किया कि इनमें से विजिंगटन वापस क्रैश साइट पर चला जाएगा और कनेसा और प्राडो मदद ढूंढने आगे जाएंगे ताकि खाने का सामान कम यूज हो। कनेसा और प्राडो ने एक दूसरी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना शुरू कर दिया। 3 से 4 घंटे की चढ़ाई के बाद जब वो दूसरे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो इनके सामने बस पहाड़ ही पहाड़ थे। इसके अलावा इनको और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो थक हार कर इधर उधर देखना शुरू हो गए कि इनको कुछ तो और दिखाई दे जहां से इनको मदद मिल सके। फिर इनको दूर पहाड़ियों में एक पहाड़ी नजर आई जिस पर बर्फ नहीं थी। इन्होंने फैसला किया कि इनको इसी सिमत में चलना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ये दोनों इसी सिमत में कई दिन तक पैदल चलते रहे और आखिरकार वो एक वैली में पहुंच गए जहां इन्होंने एक नदी देखी। नदी का मिल जाना इनके लिए बहुत खुशी की बात थी। इन्होंने फैसला किया कि वो नदी के साथ साथ चल देंगे और इस तरह वो किसी इंसानी आबादी तक पहुंच जाएंगे।
दोस्तों 9 दिन तक वो इसी नदी के साथ साथ चलते रहे और आखिरकार 20 दिसंबर को इनको इंसानों की मौजूदगी के कुछ आसार नजर आए। दूर खेतों में इनको कुछ गायें नजर आईं और इनके साथ नदी की दूसरी जानब इनको 3 घोड़सवार नजर आए। प्राडो ने चिल्लाकर घुड़सवार को अपनी जानब मतवज्जा करने की कोशिश की, लेकिन नदी के शोर की वजह से इसकी आवाज इन घुड़सवार तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन तभी इनमें से एक घुड़सवार ने इन दोनों को देख लिया और इनको देखकर कहने लगा, टुमारो, मैं कल वापस आऊंगा। अगले दिन वो घुड़सवार वापस आया और इसके पास कागज और पेंसिल भी थी। इसने इस कागज को और पेंसिल को एक पत्थर में बांधकर नदी की दूसरी जानब फेंका। ये हवाई जहाज क्रैश होने के बाद पहला मौका था कि जब ये लोग अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचा सकते थे। प्राडो ने स्पेनिश ज़बान में इस कागज पर लिखना शुरू किया कि मैं इस जहाज से आया हूँ जो पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया था। मैं क्रैश साइट से मदद की तलाश में निकला हूँ और हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे 14 जख्मी दोस्त इस वक्त क्रैश साइट पर मौजूद हैं। हमें फौरी मदद की जरूरत है। हमारे पास खाने और पीने के लिए सामान मौजूद नहीं है। हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। हम में चलने की भी ताकत नहीं है। प्लीज हमें बचा लो। हमें नहीं पता कि हम कहाँ पे हैं। ये लिखने के बाद इसने इस नोट को पत्थर के साथ बांधकर वापस नदी के दूसरे किनारे की तरफ फेंक दिया। नदी के दूसरी तरफ जिस आदमी ने इस नोट को रिसीव किया वो चिली का एक किसान सर्गियो काटालान था। ये नोट पढ़कर इसने इनकी तरफ इशारा किया कि मैंने ये नोट पढ़ लिया है और मुझे समझ आ गई है। सर्गियो ने अपने साथियों से बात की कि हाँ, मुझे कुछ याद तो आ रहा है। आज से 2 महीने पहले एक प्लेन क्रैश तो हुआ था। लेकिन सर्गियो और इसके साथी बहुत हैरान थे कि 2 माह पहले क्रैश हुए जहाज के मुसाफिरों में से भी कोई जिंदा बच सकता है। सर्गियो ने एक ब्रेड का टुकड़ा इनकी तरफ फेंका और अपने घोड़े को वेस्ट की जानब दौड़ाना शुरू कर दिया। सर्गियो अपने घोड़े को लगातार 10 घंटे दौड़ाता रहा और तब जाकर वो किसी इंसानी आबादी तक पहुंचा। दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि कनेसा और प्राडो अभी भी किसी इंसानी आबादी से 10 घंटे की मुसाफर पर थे। फाइनली सर्गियो ने यह खबर संटियागो के आर्मी कमांड तक पहुंचाई। सर्गियो ये खबर पहुंचाने के बाद वापस नदी पर आ गया और इसने कनेसा और प्राडो को अपने घोड़े पर बिठाकर लोस माउंटेनस शहर में पहुंचाया, जहां पर आखिरकार इन दोनों को 61 किलोमीटर की हाइकिंग और पैदल चलने के बाद कुछ आराम मिला। चिली की एयरफोर्स ने 3 हेलीकॉप्टर इन दोनों के पास भेजे ताकि क्रैश साइट की लोकेशन मालूम की जा सके। ये तीनों हेलीकॉप्टर इन दोनों को साथ लेकर बाकी बचे हुए लोगों की मदद को चल पड़े और बिलाखिर इस तरह 2 महीने 10 दिन के बाद बाकी बच जाने वाले 14 मुसाफिरों को भी बचा लिया गया। दोस्तों, जिंदा बच जाने वालों की कहानी ने दुनिया भर में लोगों को बहुत हैरान और मुतासिर किया। इस हादसे और बका की दास्तान पर कई किताबें लिखी गईं और फिल्में बनाई गई, जिनमें मशहूर किताब अलाइव शामिल है, जिसे बाद में एक फिल्म में तब्दील किया गया। इस हादसे के बाद फ्लाइट सेफ्टी और रेस्क्यू ऑपरेशन के तरीकाकार में नुमायां तब्दीलियां की गई। जिंदा बच जाने वालों की बहादुरी और बका की कहानी ने इंसानियत की ताकत और अज़म को नुमाया किया। हादसे में कुल 29 अफराद हलाक हुए, 16 अफराद मौजज़ाती तौर पर बच गए। यूरोग्वाइन फ्लाइट 571 की कहानी इंसानी हिम्मत और बका की एक दिल दहला देने वाली दास्तान है। दोस्तों, अगर आपको ये मौजज़ाती कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।